कहते हैं कलयुग वो युग है जहाँ सच को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ हर एक इंसान अपनी लड़ाई अकेला ही खुद लड़ रहा है, बिना किसी तलवार के, बिना किसी शोर के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस युग की सच्चाई को अपने शब्दों में उतार लेते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक लेखक से जिनका नाम है हर्षित चौहान। उन्होंने अपने जज्बात, समय के तीर और समाज की तस्वीर को मिलाकर लिखी है एक ऐसी कहानी जो काली युगा को एक नए नजरिए से समझाती है। तो चलिए इस अंधेरे युग में एक रोशनी की तलाश करते हैं इस कहानी के जरिए। स्वागत है आपका अनहर्ड स्टोरीज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अनप्रोफेशनल्स में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण सहानी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारे पुराने एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे और इसी वजह से हम नया कंटेंट लेके आ रहे हैं और हर बार कुछ नया लेके आ रहे हैं। और हर बार हमारी एक नई अनटोल्ड स्टोरी है। जो आज लेके आए हैं हम, वो भी एक नई कहानी है। उस कहानी के अंदर और कहानियाँ हैं। तो अब कहानी के अंदर कितनी कहानियाँ हैं वो मेरे गेस्ट खुद बताएंगे। चलो मिलते हैं अपने गेस्ट से। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मेरा नाम हर्षित चौहान है। मैंने 2 किताबें लिखी हैं, कलयुग अवेकनिंग ऑफ द 10th, कलयुग अवेकनिंग ऑफ द फेज़। सेकंड बुक जो है वो अभी रिलीज़ हुई है वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। बुक्स मिथोलॉजिकल साइंस फिक्शन जॉनर में कैटेगराइज करना चाहूँगा, एट द सेम टाइम यूजिंग फिक्शन एज अ डिस्गाइज टू टॉक अबाउट सोशल जस्टिस थीम्स and also Indian philosophy. Tell me a brief, a precise introduction about your education and because I want to know like where have you studied and all. So please tell me about that. So even though I had my education in Delhi and Bangalore before I went to Mussoorie, I consider Mussoorie to be the place where my education truly began because it wasn't limited to the classroom. अचानक से क्या हो जाता है कि हमें सुबह सुबह 5 बजे टीचर हैं, कोच है, उठा रहे हैं, भगा रहे हैं। हमें स्पोर्ट्स चल रही है, डिबेटिंग चल रही है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ चल रहा था। विच एक्चुअली इज़ अ बिग ब्लेसिंग, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ 99% मैं उस स्कूल को क्रेडिट करता हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं था। एकेडमिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट दिया जा रहा है। जो भी हम मूवीज़ में देखते हैं, तारे ज़मीन पर, 3 इडियट्स, ऐसा कुछ भी, वो स्कूल उसका एम्बॉडीमेंट था इन अ सेंस कि सिर्फ आपका एक तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करा जाएगा। बहुत अलग अलग एवेन्यूज़ है, बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपना कोई भी फील्ड पकड़ो, उसमें तरक्की करो। कौन सा स्कूल है वो? तो सॉरी, स्कूल का नाम है वाइनबर्ग एलन स्कूल, मसूरी। एंड 4 साल था उधर, 9th to grade 12th। Grade 12th. Oh, wonderful. And what about the graduation? कहाँ करी ग्रेजुएशन? तो राइट आफ्टर वाइनबर्ग एलन स्कूल आई वेंट टू अ कॉलेज, नॉक्स कॉलेज, गेल्सबर्ग, क्लोज टू शिकागो एरिया। लिबरल आर्ट्स कॉलेज है। स्टार्टिंग में मैं साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था। अब ये थोड़ी और आगे कहानी भी आएगी कि क्यों मैंने स्विच किया। देन आई स्विच टू अ प्लेस विच वाज इंस्पायर्ड बाय हिंदू बुद्धिस्ट फिलोसफी कॉल्ड नरोपा यूनिवर्सिटी। और ये था बोल्डर, कोलोराडो में। ये भी पहाड़ों में था, ये भी वादियों में था, और ये अमेरिका का मसूरी जैसा ही है। तो काफ़ी घर जैसी फीलिंग आई। इस कॉलेज की भी ऐसी वाइब है कि आई बिलीव नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट, आई बिलीव नथिंग इज़ रैंडम। तो स्कूल की तरह बहुत सिमिलर था इन द सेंस कि बहुत एक्सपेरिमेंटल है, कि सिर्फ आपका एकेडमिक्स नहीं है, एकेडमिक्स के साथ साथ और 10 चीज़ें हैं, और आप उन 10 चीज़ों को सही से करोगे ना तो आपकी एकेडमिक्स खुद ब खुद ठीक होएगी। तो हाउ वाज योर एकेडमिक्स? गुड, एवरेज और okayish? In school, it was average, slightly above average. At one point, I would say it almost got good, लेकिन उतना कुछ नहीं था। बोर्ड्स में भी I think only once in grade 10th मेरे 80% या कुछ ऐसा कुछ हुआ था। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगा इस मामले में, जो हमारे पास हुआ करता था, जो हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी में सारा टेम्पलेट जो अब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में यूज़ किया जा रहा है, और हम आर के एक वेस्टर्न सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। वहाँ पे अगर मैं साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में पढ़ रहा हूँ
और अब मुझे इकोनॉमिक्स ड्रॉप करके क्रिएटिव राइटिंग पढ़नी है साइकोलॉजी के साथ, और क्रिएटिव राइटिंग पे मेन फोकस करना है। क्रिएटिव राइटिंग में अब अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी भी पढ़नी है साथ बस साइड बाय साइड, मुझे पॉलिटिक्स भी पढ़नी है, मुझे सोशल जस्टिस भी पढ़ना है, फिलॉसफी, सब कुछ पढ़ना है मुझे, वो भी पढ़ सकता हूँ। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, और मुझे डिग्री भी फिर वैसी मिलेगी। अच्छा। तो मैं उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकता हूँ, और फिर एंड में 3.9 आउट ऑफ 4 GPA के साथ ग्रेजुएट किया, जो बहुत हाई मानते हैं वहाँ पे। ओके। तो टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज इट वाज मोर पैशन बेस्ड एकेडमिक्स, इसलिए वैसे है। बिकॉज इट वाज योर कीन इंटरेस्ट हाँ। टू डू मूव इनटू क्रिएटिव राइटिंग। एक्चुअली द कॉलेज वाज सो अकोमोडेटिंग कि उनका एक बिग प्रोजेक्ट होता है, आपको कॉलेज के एंड में करना होता है। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, भाई तुम किताब लिख दो, तुम दूसरी किताब पे काम कर रहे हो। तो ऐसा नहीं था कि मुझे कॉलेज से साइड पे हट के किताब पे काम करना पड़ रहा है, किताब पे काम कर रहा हूँ, वही मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट हो गया, वही मेरी फाइनल प्रेजेंटेशन हो गई कॉलेज की। ओह, जो तुम ऑलरेडी लिख रहे थे। हाँ जी। ओह, दैट्स ग्रेट यार, वेरी मच अकोमोडेटिंग। तो मतलब तभी एकदम बढ़िया रिजल्ट आया, तुम्हारा पैशन उसमें घुस गया। Exactly. दैट्स व्हाई। ओके, ग्रेट टू हियर दैट। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका राइटिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? क्या कोई आपका पर्सनल इंसिडेंट था, उससे रिलेट हुआ, या तब शुरू हुआ, या कुछ आपने देखा, या किसी को देख के इंस्पायर हुए? कैसे शुरू हुआ राइटिंग का सफ़र? तो बचपन से महाभारत, रामायण ऐसी कहानियों के साथ पला बढ़ा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हो गया था मैं इन कहानियों की वजह से। इस वजह से मुझे वेस्टर्न मीडिया उतना ज़्यादा अपीलिंग बचपन में भी ज़्यादा नहीं लगा था। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे क्या बताते हैं कि मैं जब बचपन से ही, जब से कलम हाथ में आई, मैं बस लिखता रह गया, स्क्रिबल करता था, कुछ भी करता था। ग्रामेटिकल सेंस बने ना बने, मुझे बस कहानी प्रस्तुत करनी थी अपनी किसी वे, शेप और फॉर्म में। फिर अभी जब मैंने मसूरी का आपको बताया, तो उससे पहले भी मैं बहुत लिख रहा था, मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता था, लेकिन इंकरेजमेंट नहीं मिलती थी। इनफैक्ट मेरे दिल्ली के स्कूल में मेरे टीचर ने यहाँ तक बोल दिया था कि हम तुम्हें नेक्स्ट ईयर इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ़र नहीं करेंगे, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ़र करेंगे। इसका मतलब ये होता कि आगे के स्कूल के 4 साल मैं क्रिएटिव राइटिंग कर ही नहीं पाता एकेडमिकली। अब सपोर्ट मांगने की कोशिश करी, चलो वो अलग बात है, वो अलग कहानी कि क्यों नहीं मिला, जो भी था। बट क्लास 9th में जब मैं वाइनबर्ग आइलैंड गया, मसूरी में गया, तब मैंने वहाँ पे कहानी लिखी। अब वो कहानी किसी लिमिटेशन में नहीं आ पा रही है, क्योंकि आपके CBSE ICSE में क्या होता है कि 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में कि 300-400 पेज की 300-400 वर्ड की या 500 वर्ड की कहानी लिखो। आज वो मेरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी नहीं होता। तो अब अगर मैं क्रिएटिव राइटर हूँ और मैं लिखना चाहता हूँ, अनलिमिटेड लिखना चाहता हूँ, तो नहीं हो पा रहा, वो 500 वर्ड में नहीं हो पाएगा वो। तो दिल्ली के स्कूल में मुझे डिस्करेज किया गया कि तुम क्रिएटिव राइटिंग करोगे मत। मेरी मसूरी की टीचर ने क्या बोला, तुम बहुत बढ़िया लिख रहे हो, बोर्ड्स के लिए मैं तुम्हें अलग सिखाऊंगी, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, बोर्ड्स के लिए क्या करना है उस पर फोकस मत करो, तुम अपना फोकस करो इस राइटिंग में, क्योंकि तुम कल को बेस्ट सेलर हो सकते हो, तुम कल को साइंस फिक्शन में, और मैंने एक मिथोलॉजी स्टोरी भी लिखी थी, मिथोलॉजिकल साइंस फिक्शन में बेस्ट सेलर हो गए। उन्होंने मेरे को नोट लिखा था मेरी एक शॉर्ट स्टोरी में। नाइस। और वो एक तरीके से मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन भी, उन्होंने भविष्य ही बता दिया मेरा। कोई ऐसा मिल जाए ना आपको, ऐसी मोमेंट पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके एक टीचर ने बोल दिया चलो आपसे कुछ नहीं हो सकता है, लिख नहीं सकते आप। अब मेरी दूसरी टीचर ने बोला, उनका नाम मैम मनीषा आर्य है, उन्होंने मुझे बोला कि आप लिख सकते हो, आप लिखते हो। 17 साल में ये मैंने सबसे अच्छी कहानी पढ़ी है। जब उन्होंने ये बोला तब ऐसी मोटिवेशन है, फिर रुक ही नहीं पाया मैं। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है यार, कोई ऐसा मोटिवेटर मिल जाए तो। हाँ। सो पहली कहानी की आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत बॉलीवुड टाइप स्टोरी है। जब मैं 10 साल का था तब मुझे एक सपना आया था, दिसंबर 20, 2011 को। अब वो सपना ऐसा सा था कि मेरे दिमाग में कीड़े की तरह रह गया। अब राइटिंग स्किल्स ऑब्वियसली मैं लिखता था, लेकिन उतनी प्रोफेशनल तो नहीं थी कि किताब लिख पाऊँ, तो शॉर्ट स्टोरीज इधर उधर लिखता था, एक्शन फिगर से कहानी बनाता था। अब कीड़े की तरह ये है दिमाग के अंदर। तो 10 साल बाद क्या होता है कि अब मैं अपने पहले कॉलेज में हूँ और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ एंड नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज। एज ड्रामेटिक एज इट साउंड्स, एट दैट पॉइंट इन माई लाइफ आई हैड नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तब याद है यार, ये कहानी तो थी उस टाइम पे, कुछ नहीं है, ये तो कुछ है, इसका कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं। जब कुछ नहीं होता ना, आप कुछ भी चीज़ को पकड़ लेते हो। तो वो शायद से मेरे मन का मिथ्या होगा, वो शायद से द मिथोलॉजी ऑफ माई माइंड होगा, शायद से ऐसा कुछ हुआ भी ना हो। लेकिन मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया, बड़ा एस्थेटिक कमरा था, और मैंने 8 घंटे 80 पेज के नोट्स लिखे।
और उन 80 पेज के नोट्स में उन 8 घंटों में वही मेरा तपस, वही मेरी मेडिटेशन बन गई, वही मेरा जर्नी बैक टू स्पिरिचुअलिटी, बैक टू मेडिटेशन हो गया। क्योंकि उन 8 घंटों में मैंने समय की बाधाएं तोड़ दी। स्पेस टाइम का जो भी बैरियर है कि 8 घंटे बीत रहे हैं, वो 8 घंटे शून्यता के बराबर थे, कुछ भी नहीं था, और पूर्णता का भी बराबर थे। और इंडियन फिलॉसफी में यही बोलते हैं कि शून्यता से ही पूर्णता तक पहुँचे जा सकते हैं। शिव जो है वो कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ है। तो नहीं, वो थोड़ा सेगवे हो गया। लेकिन अब उस मोमेंट में मुझे अपने कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, मुझे उनका ग्रीड, एंगर, जेलसी, लस्ट, सारा कुछ विद फेरोशियस इंटेंसिटी फील हो रहा है। अभी सारा कुछ जब मेरे सामने आ रहा है, जब वो 8 घंटे ख़त्म होते हैं, मैंने अपने आप को एक लेटर लिखा, भाई जो भी तुमने यहाँ देखा बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत मज़ेदार है, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रह सकता। बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा अगर ये सिर्फ मेरे दिमाग में रह गया। टू डू जस्टिस टू दिस हैज़ टू बी आउट in the world in some way, shape or form. And then you have started writing. फिर in a very Bollywood जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वे, I took a break from college. Breaks को usually मना करते हैं कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है ये वो। मैंने ब्रेक लिया, हिमालयाज़ पे गया, मैं मसूरी गया, वापस अपने बोर्डिंग स्कूल में इंटर्नशिप करी, अपना सेंटर वापस ढूंढा। लद्दाख में मोनेस्ट्री से मोनेस्ट्री भागता था, अल्ट्रा मैराथन्स भाग रहा था। हिमाचल गया था, वहाँ भी भागता था। मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज़ में टूट के बिखर के रोता था, अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा था। और 5 महीने में वो जो भी मैंने उन 8 घंटों में देखा था, वो 5 महीने में ख़त्म करा फिर मैंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को। भाई बहुत ऑफ वंडरफुल जर्नी यू हैव। क्या इंस्पिरेशन, मतलब क्रिएटिविटी यार। आई एम वेरी मच शॉक्ड कि क्या ज़बरदस्त कहानी सोच के 5 महीने में लिखी, एंड देन मॉन्क्स के पास एंड अलग अलग जगह पे। सो वेरी मोटिवेशनल, ग्रेट इंस्पिरेशन यू हैड एंड ग्रेट सक्सेस स्टोरी यू हैड। जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे थे, आपकी एज क्या थी? तो उस टाइम मैं 20 ईयर्स ओल्ड का था। फिर 21 पे फर्स्ट बुक लिखी, पब्लिश हुई, और अभी सेकंड बुक जब मैं 23 का था तब पब्लिश हुई। हाँ जी। तो बुक के बारे में आगे बात करेंगे, बट आई एम शॉक कि 20 साल में आपने किताब लिख दी। वेरी इंस्पिरेशन गाइस। और 20 साल की उम्र में हम क्या कर रहे थे, और दिस गाय इज doing a commendable job. Hats off to him, and I wish you all the luck for your future, and I know you will do it. Thank you. Okay, now let's talk about your writing as a process, or it is as a challenge. So मुझे ये जानना है कि जैसे आप जब writing करते हो, so do you follow any ritual for writing, or there is something in your mind you follow on everyday basis for your own genre or for your own writing skills to develop? Is there any process or ritual you follow? So initially my writing was very haphazard. There wasn't any structure to it. And I feel like there needs to be a structure to it. And which is why my future works will be better in my opinion. Initially what I was doing was following the method of free writing. उसकी भी जगह है, फ्री राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? फ्री राइटिंग का मतलब है जो मैंने उन 8 घंटों में किया वो फ्री राइट है। इन द सेंस कि किसी को राइटर्स ब्लॉक हो रहा है ना, फ्री राइट करो। फ्री राइट का मतलब कि अगर मेरे दिमाग में है कि लेट्स से आई वांट टू राइट अबाउट द इमोशन ऑफ एंगर एंड आई एम नॉट एबल टू राइट अबाउट इट, आई विल थिंक अबाउट वन एंग्री मोमेंट एंड आई विल जस्ट लेट द पेन मूव एंड आई वोंट स्टॉप माई सेल्फ। आई वोंट थिंक अबाउट ग्रामर, आई वोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, आई विल जस्ट लेट इट फ्लो। तब क्या होता है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में आइडियाज़ हैं जो आपको खुद नहीं पता है, वो खुद निखर के बाहर आएंगे। अभी क्या होता है एज अ राइटर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दैट वी आर ऑल परफेक्शनिस्ट इन एनी क्रिएटिव फील्ड। हम क्या चाह रहे हैं कि पहली बुक मेरी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स गेम ऑफ थ्रोन्स हो, मेरा पहला ड्राफ्ट ही इतना चमके। तो जब मैं लिखता हूँ एक पेज और जब वो नई क्वालिटी मैच हो पा रहा तो वहाँ से आता है राइटर्स ब्लॉक, वहाँ से आता है वो डाउट। आपका पहला ड्राफ्ट विल बी शिटी, इट विल बी क्रैप। Initially you have to do something like a free write, you have to not worry about that. हाँ, जहाँ तक अब की मेरी प्रोसेस की बात है, now it's more of a meditative journey, now it's more spiritual, now it's more personal. Now I sit in a room with barely any light, I'll have Ma Kali's idol in front of me, I will do a certain kind of meditation beforehand, I will probably run before that क्योंकि मैं भागता बहुत हूँ, तो I'll either run or work out, I'll be in the frame of mind where then I can write. And उस process में जो आपने question पूछा बहुत अच्छा है कि is writing a process or is writing a challenge? For me, the challenge is the process is the challenge. And for me,
आई एम लूजिंग माई सेल्फ इन दैट। राइटिंग एक खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ जी। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी ऐसा फील हुआ है कि भाई लिखते लिखते जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो चलो छोड़ते हैं, अब नहीं लिखना मुझे। कभी ऐसे मोमेंट को आपने कैसे हैंडल करा और कैसे ओवरकम किया ऐसे मोमेंट को? एंड आई एम श्योर आया होगा ऐसा मोमेंट। तो मैंने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया है कि मुझे चैलेंज में ही मस्ती आती है। मैं रनर भी हूँ, तो अगर मैं हाफ मैराथन के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि 3 महीने में मैं कैसे ऐसा ट्रेन करूँ कि मैं 1 आवर 30 मिनट से कम ले जाऊँ। वो चैलेंज है, उसी में मेरी मस्ती है। फिर अच्छा, राइटिंग में अब क्या हो गया कि मुझे इस कैरेक्टर के बारे में लिखना है कि मान लो कि ये थेरेपिस्ट है, या मान लो कि ये कोई एक ऐसा चिरंजीवी है जो हज़ारों साल से जीवित है और उसके दिमाग में घुसना है। अब तो मेरी तो 24 साल की उम्र होने वाली है अभी, उतना तो मैं कैसे रिलेट कर पाऊँ। उसी को मैं अपना चैलेंज बना लेता हूँ, उसी को अपनी मस्ती बना लेता हूँ। उसको मैं बोलता हूँ मेथड राइटिंग। जो आप एक प्रोसेस की बात कर रहे थे, वन ऑफ माई प्रोसेस इज दैट ऑफ मेथड राइटिंग, वेरी सिमिलर टू मेथड एक्टिंग। इसमें क्या होता है कि आई एम बिकमिंग माई कैरेक्टर। मैं जब लिख रहा हूँ, मैं नोट्स लिख रहा हूँ, जो भी हो रहा है मैं उस कैरेक्टर के दिमाग में घुस रहा हूँ, मैं अपने आप को वहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ। मेरी विजुअलाइजेशन थैंकफुली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने आप को वैसे इमेजिन कर सकता हूँ। अब जब मैं उस प्रेडिकमेंट में हूँ तब मैं लिखता हूँ। रफ नोट्स लिख लूँगा, बाद में आ जाएगा, बाद में ग्रामर वो सब ठीक कर लूँगा, तो उसको मैं वैसे ओवरकम करता हूँ। चैलेंज अब उसमें क्या है कि अब कलयुग किताब का नाम है, डार्क थीम्स हैं उसमें, डार्क कैरेक्टर्स हैं, डार्क मोटिवेशंस हैं, उनके दिमाग में घुसना पड़ रहा है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। उसमें हार्ट बीट तेज़ हो रही है, उसमें पसीना निकल रहा है सर्दियों के मौसम में भी मेरे अंदर, उसी में मज़ा आता है। उसी को अपना एक तरीके से मेडिटेशन बना लो, और उसी में कहीं ना कहीं एक अपने आप को पकड़ के रखना है कि खोना नहीं इसमें। बहुत अच्छा है, अपनी कला में खो जाओ, प्यार करो, उससे मोहब्बत करो, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा ही तरीके से। हो जाएगा, थोड़ा बैलेंस बना के चलना। हाँ जी, कि अपने आप को आप पुल कर वो जर्नी है, वो अभी परफेक्ट नहीं है, कभी कभी पूरा ही खो जाता हूँ, कभी कभी बिल्कुल ही नहीं घुस पा रहा। तो सीख रहे हो बैलेंस करना। हाँ जी। जब आपकी पहली किताब पब्लिश हुई तो आपको क्या रिएक्शन था और क्या रिएक्शन मिला? तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स आई थिंक हम क्लोज टू 10,000 हमने क्रॉस किया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एज ए डेब्यू ऑथर, स्पेशली बिकॉज मैं जब भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था या अपनी बुक को प्रमोट कर रहा था, साइनिंग्स कर रहा था, तब बहुत पिकअप होता था। फिर यूएस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जाना पड़ रहा था बीच बीच में हर बार। तो इवन देन, जबकि मैं यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं था जब से बुक पब्लिश हुई है, तब भी उतना क्रॉस कर जाना और एक बेस्ट सेलर की लिस्ट में आ जाना मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो मेरे लिए बहुत सेकेंडरी भी है। नंबर्स, सेल्स, बेस्ट सेलिंग रैंक, आपका पब्लिशर कौन है, वो सब मेरे लिए सही में बहुत सेकेंडरी है। मेन मेरा ये था कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए। अब क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में अगर बात करें कि अगर मैं किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन द सेंस कि अगर मैं किसी की गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, नाउ दे विल टेक मी मोर सीरियसली दैट आई हैव पब्लिश्ड अ बुक। अब नाउ आई हैव पब्लिश्ड 2 बुक्स, तो एक्सेसिबिलिटी बिकम्स अ लॉट ईजियर। नाउ इट्स अ लॉट ईजियर टू टॉक टू somebody who might be a politician or another author or come to a podcast like this, because I have something under my belt to prove कि मैंने ये करा हुआ है। क्या है ये भी मेरे लिए सेकेंडरी है। What's primary for me is the kind of love, the kind of reactions I've gotten about my book. लोगों ने इतने प्यारे प्यारे रीडर्स हैं मेरे जो वर्ल्ड बुक फेयर पर भी आए थे, उन्होंने मुझे अपनी पहली बुक की कॉपी दिखाई थी, उन्होंने एनोटेशंस करे उसके अंदर, ऐसा ट्रीट किया उन्होंने जैसे मैंने आज तक अपनी कोई एकेडमिक बुक को ना ट्रीट किया हो। नोट्स लिखे उन्होंने कलर्ड हाइलाइट्स के साथ किया हो, इन्होंने अपनी थियोरीज लिखी हुई हैं, लोगों ने लेटर्स लिखे हुए हैं मेरे कैरेक्टर्स को। एंड ये कोई भी मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैंने किसी से कभी बोला नहीं था प्लीज़ आप ये करो, खुद उन्होंने ये किया, खुद दिखा रहे मेरे को, वो मेरे लिए सोल सेटिस्फाइंग है। मैं भी आपको शायद बुक फेयर में मिला था ना। हाँ जी। So book fair में you were talking to some of my friends and then I intervened into the conversation because you were talking to something related to Indian mythology. How many books you have sold till now? So as I said, for the first one has been close to 10,000, a little more than that. A second one has just released at book fair. तो उसका reports and all that वो meet publishers का department है, वो बाद में बताते हैं. But what one of my writing mentors told me is कि जब आपकी second book निकलती है वो slow निकलेगी, अब आपकी first वाली instantly pick up करेगी. तो what I notice, and even as a reader, अब अगर मैं reader हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो कोई writer है, उसने कोई अपनी नई किताब लिखी है, तो मैं तब तक मैं थोड़ा सा डाउट में रहूँगा जब तक सेकंड बुक नहीं निकलती, क्योंकि अच्छा आप बोल रहे हो आप सेकंड बुक लिखोगे, आपने बुक के एंड में लिख भी दिया कि सेकंड बुक कमिंग सून,
but you're new right now. I want to see if you're serious about your craft or not. तो यही फर्स्ट बुक के साथ हुआ. जब सेकंड बुक निकली, नाउ रीडर्स नो दैट आई एम सीरियस, तो फर्स्ट बुक धड़ाधड़ निकल रही है. सेकंड बुक भी अच्छी खासी गई, बट फर्स्ट बुक वी फाउंड 500 न्यू रीडर्स इन लेस दैन अ वीक एट द वर्ल्ड बुक फेयर, तो विच वॉज सो होलसम फॉर मी. और मैं वहाँ पे मुझे बोला कहता हैंड सेल करो अपनी किताब. मुझे वो नहीं आता, मुझे नहीं पता हैंड सेल क्या होता है, कैसे हाउ टू टर्न माई बुक इन टू अ प्रोडक्ट. ये एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. पर मैंने इंस्टेड क्या किया, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि आपके फ्रेंड ग्रुप आया था, उन्होंने इंडियन मिथोलॉजी के बारे में बात करी. कोई भी आ रहा है, किसी को भी उस टॉपिक के बारे में बात करनी है. अब ये ऐसा टॉपिक है, इसमें लोगों के अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस होते हैं. कोई लेफ्ट लीनिंग होता है, कोई इसको पूरे मिथोलॉजी मानता है, कोई पूरे कट्टर होता है, कोई बीच का होता है. क्रिएटिविटी में किसी का ये जॉनर है, किसी का वो जॉनर है. स्पिरिचुअलिटी में कोई ये प्रैक्टिस कर रहा है, कोई ये उपासना कर रहा है. मैं उन सारे प्लेइंग फील्ड्स में खेल सकता हूँ, मैं उन सारी बातों के बारे में बात कर सकता हूँ. एंड इसलिए नहीं कि मुझे अपनी बुक बेचनी है, इसलिए क्योंकि मुझे सीखना है. जब मैं अपने आप को बिगिनर लेवल पे ला रहा हूँ ना, कि मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, वो मुझे सिखा रहे हैं, और शायद बातों बातों में वो मेरे से एक दो चीज़ें सीख रहे हैं, तब अपने आप इंटरेस्ट आ रहा है ऑडियंस को, तब अपने आप पढ़ रहे हैं. तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने में बहुत अच्छा लगता है. फिर पोटेंशियल रीडर जो है वो अपने आप ही पढ़ेगा ही. हाँ जी. ओके, बीइंग ए न्यू राइटर, and how much challenging it was to publish a book? So I was very lucky, and why I say I'm lucky is because when I was 17 years old, I had this idea, I want to write about Kali Yuga, I want to write about the Kalki avatar. At that point, I was researching about other people who've written in the same space, and I came across this one person called Kevin Missel. He has written a book or a book series called Kalki Trilogy, and he's written many other books as well now. At the time, he had just written one book about Kalki. I'd met him, I got in touch with him, I told him कि you're inspiring, I want to write in this space. उस टाइम थोड़ा बच्चा था, तो I didn't know how things work, तो I was like कि copyright तो नहीं लगेगा अगर कल्कि के बारे में लिखूँ. Like no, you write. And he read one of my chapters, he said कि what you've written is actually close to what professional writers write, तो करो इस पे काम. तो मैं अपनी राइटिंग जर्नी इम्प्रूव कर रहा हूँ. वो साइड बाय साइड उन्होंने अपनी लिटरेरी एजेंसी खोली. तो व्हेन आई वाज डन विद माय मैन्यूस्क्रिप्ट, मैंने इनको पिच किया, इन्होंने एक्वायर किया उस मैन्यूस्क्रिप्ट को कि पिच करेंगे डिफरेंट पब्लिशर्स को. तो दे पिच टू ऑल द टॉप पब्लिशर्स, टू ऑल द नॉट सो टॉप पब्लिशर्स. कुछ के रिस्पॉन्सेज आए, कुछ के नहीं आए, कुछ ने रिजेक्ट किया, कुछ ने रेडीली एक्सेप्ट कर लिया. एट द सेम टाइम केविन हैड डिसाइडेड कि ही वांट्स टू कम अप विद हिज न्यू पब्लिशिंग कंपनी कॉल्ड न्यू वॉइस प्रेस. तो आई ट्रस्टेड हिम एट दैट पॉइंट, बिकॉज आप अगर आज कहीं भी WH स्मिथ जाओ या कोई भी किसी भी बुक स्टोर जाओ, केविन्स बुक्स आर गोइंग टू बी देयर. केविन मिसल, इन बी इट हिज कर्ण सीरीज, बी इट हिज नरसिम्हा ट्रिलॉजी, कल्कि ट्रिलॉजी, कहीं ना कहीं आपको उस सेक्शन में उनकी बुक्स देखी जाती है. हाँ. तो to be under that person who has that kind of reach, distribution network, there was nothing better than that. Already I knew him for a few years. तो उस सेंस में मैं लकी हो गया कि ये नए पब्लिशर्स थे, मैं नया ऑथर था. अब दे हैव टू प्रूव themselves as publishers, तो इनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा करना है. तो at first they will actually push, and I was also friendly with them. Like I consider myself more like on a friend like capacity with them. तो मुझे भी दिखाने के लिए हम दोनों मतलब कि कोलैबोरेट करके, ये इधर साइनिंग हो रही है, उधर साइनिंग हो रही है, एक देयर जस्ट वन टेक्स्ट मैसेज अवे. कोई भी नया कुछ स्टार्ट करता है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. तो मैं लकी हो गया उस सेंस में कि या तो पूरा ही फेलियर हो सकता है वो प्रोजेक्ट, या तो आप नया कुछ शुरू कर रहे हो, आप में इतना वो पैशन है कि आप कुछ अच्छा ही करना स्टार्ट करोगे. तो अभी 2-3 साल में यस, आई थिंक रीचिंग टू देम माइट बी अ लिटिल हार्डर. अब मुझे नहीं पता, बिकॉज नाउ तो मेरा इस्टेब्लिश हो गया, बट आई डोंट नो हाउ इट इज़ फॉर न्यू ऑथर्स. बट माई रिकमेंडेशन फॉर एनीबडी विलिंग टू बी पब्लिश्ड वुड बी दैट राइट नाउ द प्रायोरिटी शुड बी राइट, इन द सेंस कि आप लिख किस कारण से रहे हो. आप क्या इस वजह से लिख रहे हो कि आपको पब्लिश होना है, बेस्ट सेलर बनना है, वो भी आप कर सकते हो. आई हैव सीन पीपल हु वंस वर मेंटोर्स who are one book Oscars in a sense, कि एक किताब बड़ी एवरेज से लिख रही, आपकी मार्केटिंग टेक्निक्स वर्कड अ लिटिल बिट, तो आपकी थोड़ी सेल्स हो गई, एंड नाउ यू थिंक दैट यू आर द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड. बेस्ट सेलर इज नॉट अ बेस्ट राइटर. वो क्लैरिटी होनी चाहिए. इफ़ यू वांट टू गो द बेस्ट सेलर राउट, वो भी ठीक है. जॉर्ज R.R. मार्टिन है, उन्होंने अच्छी किताब लिखी, उनकी बिकी भी है. गुड राइटर्स कैन ऑल्सो बी बेस्ट सेलर्स. ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बेस्ट सेलर किताब वो होती है.
बट मनोज बाजपेयी एक एक्टर है, उनसे किसी ने पूछा था कि एक्टिंग में आपका क्या एडवाइस देना चाहोगे। वो बात बहुत रेजोनेट करी मेरे से, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि यार प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या ये है कि शाहरुख खान जैसा बनना है, ग्लैमर चाहिए तुम्हें, क्या वो ये कि तुम एक्टिंग के बिना जी नहीं सकते, क्योंकि सक्सेस रेट ना इट्स 0.00001%। थैंकफुली उतना कम नहीं है इन द राइटिंग स्पेस, लेकिन उतना हो रहा है धीरे धीरे विद सो मच क्वांटिटी आउट देयर। राइटिंग के बिना आप जी नहीं सकते। क्या क्या इज़ इट एट दैट पॉइंट, इज़ इट टू द पॉइंट कि अगर मैं एक हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन ना लिखूँ तो कुछ अलग सी तलब मचती है बॉडी के अंदर कि इट्स लाइक अ ड्रग टू मी। इज़ इट टू दैट पॉइंट? क्योंकि if I'm being very honest, the best writers that I've read will most likely never make it to the shelves. उनका इंटरेस्ट ही नहीं है वो। शहीद भगत सिंह is one of my favorite writers. Everybody knows that the क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह was. Nobody knows that the writer he was. उनके essays है about why am I an atheist. उन्होंने अपने अपने फादर को essays लिखे। उन्हें कभी नहीं था कि मुझे बेस्ट सेलर बनना है, मुझे दुनिया को दिखाना है। वो तो अपने फादर के लिए लिख रहे थे या अपने लिए लिख रहे थे। अपने लिए भी नहीं, वो अपने आप को भूल रहे थे। मेरे लिए दैट्स द पीक ऑफ अ राइटर, जो ये बोल सकता है, जो उस सारे ग्लैमर को छोड़ के नदी के किनारे नदी का संगीत सुन के उस पर कविता लिख सकता है और पूरी दुनिया आ सकती है कि भाई हम आपको बेस्ट सेलर बनाएंगे। लेकिन वो बोल रहे हैं लेकिन मुझे सही में मुझे बनना ही नहीं है, मुझे सिर्फ लिखना है। मुझे नदी की आवाज़, मुझे नदी के गीत में ही संगीत सुनाई दे रहा है। तो उस लेवल पे पहुंचना, आई थिंक दैट्स एनलाइटनमेंट फॉर अ राइटर, आई वुड से। How did you balance your personal life and your writing skills? Because I know it's a very big challenge to follow your passion and itself balancing your personal life. How did you manage it? So there's two answers to this. एक थोड़ा आध्यात्मिक spiritual answer है, एक थोड़ा more grounded in this reality. The spiritual answer I would say is that who is it that's doing all this? Is it me who is writing this? Yes, from a certain perspective. मैं इधर बैठा हूँ, मैं हर्षित चौहान हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी, मेरा अहंकार, मेरा ईगो है। But what is my lifespan at most? Few decades at best. ज्ञान योग का सबसे बड़ा क्या खतरा होता है कि आप उस ज्ञान के ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं। आई एम द वन डूइंग दिस, आई एम द डूअर, ये मैं कर रहा हूँ। रावण की यही सबसे बड़ी दुर्घटना है। द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ बीइंग अ रावण इज दैट जो इनलाइटनमेंट को छू कर आ जाए, जिसने ये पता कर लिया कि शिव और मेरे में कोई अंतर नहीं, जिसने लिख लिया जतातवी गलत जल प्रवाह पाविता स्थले, जिसने शिव तांडव स्तोत्रम लिख दी, तब भी उसको ज्ञान का अहंकार हो गया। वो प्रॉब्लम है कि यू टेकिंग ओनरशिप ओवर वॉट एवर इज हियर इन योर माइंड। My whole approach now, thankfully, and I hope it stays this way, I hope it stays this grounded. Now my approach in life, especially with writing, is that I don't take ownership for it. और इसका बड़ा सिंपल वो स्पिरिचुअलिटी से भी अगर आप हटा दें उस बात को कि आई एम द यूनियन ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मिले तब मैं आया, आई एम द अमेलगमेशन ऑफ ऑल माई एक्सपीरियंसेस। मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में उसकी वजह से मैं हुआ हूँ। हाँ, इधर उधर मेरा हार्ड वर्क हुआ है, मेरी चॉइसेस हुई हैं, माई चॉइसेस हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, बट 99% तो मेरे पेरेंट्स, मेरे एंसेस्टर्स। अच्छा, अब आप उनका भी ओरिजिन्स ट्रेस कर, यू कैन ट्रेस इट ऑल द वे बैक टू द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स, एंड दैट्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, द वन पार्टिकल दैट्स बिकमिंग मैनी, जिसको अद्वैतिक वेदांत में बोलते हैं कि इट्स ऑल वन ड्रीम, हम सब एक ही हैं, और जिसको साइंस में बिग बैंग बोला जाता है कि वन पार्टिकल दैट बिकेम एवरीथिंग एल्स। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वो एसेंस मेरे अंदर भी है, वो एसेंस आपके अंदर भी है। अब उसके कंपैरिजन में फ्यू डेकेड्स एट बेस्ट अगर मेरी लाइफ है, मान लो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दो, सो कॉल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 122 ईयर्स, इन कंपैरिजन टू करोर्स ऑफ ईयर्स इट्स नथिंग। सो व्हेन आई एम राइटिंग, ये प्रोसेस में भी थोड़ा चला जाता है कि व्हेन आई एम राइटिंग आई एक्चुअली बिकम अ वेसल। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज मी। मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस, पहली किताब में मैं लिख रहा हूँ जो एक बहुत रोमांटिसाइज राइटर्स आंसर्स बोलते हैं कि आई वॉज राइटिंग फॉर माई सेल्फ, एंड वो था सच्चाई। दूसरी किताब में और तीसरी किताब में जो मैं देवियों के ऊपर लिखूंगा, माँ काली के ऊपर लिखूंगा, इन दैट आई एम फॉरगेटिंग द सेल्फ। उसमें मैं इतना खो जा रहा हूँ अपने खुद के सफ़र में, अपने खुद के माइंड के एक्सप्लोरेशंस में। तो इन दैट देन द बैलेंस बिटवीन work or work-life balance, or the balance between writing and personal life, mainly it's all the same thing. For me, then everything becomes a story. For me, even this moment, and as crazy as this sounds, I'm not 100% sure if the reality I see in front of me is as real as everybody claims it to be.
एंड आई वुड लाइक टू बी इन दैट स्पेस. दुनिया को इंसेन लगे ठीक है, एज ए राइटर आई लव दैट. तो फॉर मी माई लाइफ हैज़ बिकम माई एक्सप्लोरेशन, एंड माई एक्सप्लोरेशन का, मेरे एक्सप्लोरेशन का 1% या 0.1% राइटिंग में गलती से आ जाता है. Okay, so your writing is your personal life, your personal life is your writing. Yes. In short. Yes. Okay. So आपकी राइटिंग पर आपके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स ने क्या रिएक्ट करा, कितना फैमिली ने सपोर्ट किया, क्या उनके रिएक्शन थे पहली पब्लिकेशंस पे, और तुम्हारी राइटअप्स पे क्या उनके रिएक्शंस हैं? मिक्स्ड आते हैं. थैंकफुली मोस्टली सपोर्टिव है, लेकिन मिक्स्ड इन द सेंस कि कभी कभी मेरे इंस्टाग्राम का बायो में लिखा है कि रेवोल्यूशनरी राइटिंग मेकिंग सोसाइटी स्क्वर्म होपिंग वी लर्न. क्योंकि मैं जानबूझ के मैं चाहता हूँ लोगों को अनकंफर्टेबल करना अपनी राइटिंग से, तो मैं ऐसे ऐसे थीम्स उठाऊँगा. सबसे बड़ी चीज़ जो बोलते हैं लोग कि रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में सोसाइटी में नहीं बात करते, दोनों मैंने वो टॉपिक्स उठा के उनके बारे में ही सबसे ज़्यादा बात करी है, और उनके बारे में ही सबसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ. तो ऑलवेज़ येस, माई फैमिली हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव थैंकफुली. एक क्वेश्चन होता है कि अच्छा ऐसे मत करो, वैसे करो, वैसे मत करो, ऐसे करो, उसमें भी बहुत मेरिट है उन बातों में भी, क्योंकि येस आई एम यंग राइट नाउ, माई आइडियोलॉजीज आर एक्सपैंडिंग. पहले बुक में ये है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न आइडियोलॉजी तो थोड़ा सा यू वुड सी अ लिटिल बिट ऑफ अ लेफ्टिस्ट फ्रेमवर्क. विद द सेकेंड विल यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ अ सेंट्रिस्ट. विद द थर्ड वन बेस्ड ऑन माँ काली, ये सारी आपकी आइडियोलॉजी ये सारी डिज़ोल्व हो जा रही हैं, कुछ भी नहीं बचा उसके अंदर. उनका ग्लिम्पसेस हैं इधर उधर से थोड़े बहुत. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एक्चुअली, कि माई फैमिलीज रिएक्शंस, माई फ्रेंड्स रिएक्शंस, दे हैव लव्ड व्हाट आई एम राइटिंग. वो कभी कभी ये बोलते कि इंटेंसिटी कम करो, एंड आई रियली ट्राइड माई बेस्ट टू डू दैट. मेरे से नहीं होता. टेल मी द नेम ऑफ योर बुक. आई नो इट, बस टेल द नेम ऑफ योर बुक टू द ऑडियंस. So the two books that I've written are Kalyug, Awakening of the 10th, and Kalyug, Awakening of the Phase. The third part I'm working on these days, but I've put that on standby. Before working on that, I want to work on a mythological science fiction based on the Devis instead, with Ma Kali as the prime deity. And that I'll call Kalratrix, daughter of Kali. And the name is inspired, of course, by Kal, Mahakal, Kali, which means the void of time, and Matrix, which means the Mahamaya and the grand illusion. Oh, great. भाई हिंदू धर्म, सनातन धर्म को पूरा टच कर लिया तुमने. करना ही है वो, कितना भी करो कम है, सच बता रहा हूँ. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. और एक चीज़ ये बताओ कि जो आपने काली युगा लिखी है पार्ट 1, हाँ जी, जस्ट टेल द ब्रीफ, वेरी प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या है. बहुत छोटा करने की इसको कोशिश करूँगा. तो द स्टोरी फॉलोज एक 18 साल का बच्चा है, गौतम यादव नाम है उसका. उसको बोला जाता है, बंच ऑफ मिसफिट्स लाइक हिमसेल्फ बोलते हैं उसको, कि भाई तुम कल की अवतार हो. और उसको अंदर से बहुत डाउट है. और उसको डाउट इसलिए क्योंकि वो पास्ट में एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, बाय एक्सटेंशन बहुत अधर्म हुए हैं इसकी वजह से. डाउट बढ़ता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्यूचर से जिनका नाम है एशियन कॉन्फेराटी. वो बोलते हैं कि भाई गौतम यादव तुम कल की नहीं, तुम कलयुग, कलयुग ऑफ कलयुग, द बिग बैड इवल गाय मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. अब एक और कैरेक्टर होता है जो एक क्रिप्टिक हुडेड फिगर है, जो मेरे टी शर्ट पर है. ढंग से दिखा दो एक. अब वो ये बोलता है कि भाई मैं कल की हूँ, गौतम यादव, मैं तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब जानता हूँ, तुम कली ऑफ कलयुग हो. तो बुक 1 एंड्स विद क्या गौतम कल की है या कली है वो नहीं पता लगता. बुक 2 के लास्ट के 2 लाइन्स में पता लगा कि वो कल की है या कली है. 2 मेजर थीम्स इसमें ऑपरेट हो रहे हैं. एक है सोशल जस्टिस थीम, एक है थोड़ा सा स्पिरिचुअल थीम. स्पिरिचुअल थीम ये है कि इज़ इट ऑल फेट, इज़ इट ऑल फ्री विल, क्या सब आपका भाग्य है या ये सब आपका कर्म है. तो भगवद गीता, कुरान और बाइबल तीनों बहुत अलग टेक्स्ट हैं, लेकिन 2 चीज़ों में ये अग्री करते हैं कि ऑल ऑफ दिस इज़ गॉड्स प्लान. अल्लाह's विल बोलते हैं कुरान में, गॉड्स प्लान इन द बाइबल, एंड कृष्णा's लीला इन द भगवद गीता. एट द सेम टाइम ये सारे टेक्स्ट ये भी बात कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ कर्म एंड कर्मफल, एक्शन एंड फ्रूट्स ऑफ एक्शन. तो अगर सब कुछ पहले लिखा हुआ है, सब कुछ कृष्णा की लीला के अनुसार हो रहा है, तो मेरे कर्म और कर्मफल का क्या बनता है. वेरी इंटरेस्टिंगली आइंस्टाइन प्रपोजेस इज ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी विच सजेस्ट कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. आपका फ्यूचर ऑलरेडी हो गया है. अब अगर फ्यूचर आपका ऑलरेडी हो गया है तो आप अभी कुछ भी करेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है. अगर ऑलरेडी
साइंस ले लो या स्पिरिचुअलिटी से ले लो, अगर ऑलरेडी सारा कुछ लिखा गया है तो आपके इंडिविजुअल एक्शन का क्या महत्व है? तो इसको मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। कोई लोग बोल रहे हैं कि कैरेक्टर्स बोल रहे हैं कि फ्री विल है, कुछ बोल रहे हैं कि सारा कुछ कृष्ण की लीला है, इस पे लड़ाई चल रही है। थोड़ा सोशल जस्टिस एस्पेक्ट जो आ जाता है वो एक ये क्वेश्चन है कि who would a Kalki avatar wage war against? Is it people who are non-believers? Is it people who are atheists? Or would it rather be those who in the name of mazhab, dharm and religion suppress others, do politics in its name, profit in its name, which has been the history of most orthodox religion for the past thousands of years? तो वो सोशल जस्टिस एस्पेक्ट आ जाता है जिसको मैं धार्मिक डिसोनेंस बुलाता हूँ, इन अ सेंस कि फिलॉसफी क्या थी और आज क्या हो गई है, अभी भी है, बची हुई है, बहुत ज़्यादा बची हुई है, उसी की वजह से टिक रहा है जो भी टिक रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस है, जो फिलॉसफी स्टार्ट हुई थी और जो अब थोड़ा डिग्रेडेशन अगर हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, क्यों हुआ है और उसमें सुधार कैसे ला सकते हैं? Just tell me 2-3 characters on which you have emphasized on your book. Two great the first character who comes to my mind is Sri Krishna. And he wasn't supposed to have a very big role in the starting. In the starting, he just comes as, and this is not much of a spoiler, but he comes as just a voice that the characters are hearing. एक थोड़ा guiding voice. Guiding voice के लिए. अब दूसरी किताब में क्या होना शुरू होता है कि किताब ख़त्म होने वाली है, 10,000 वर्ड्स बचे हुए हैं, मैं फ़्लाइट पे हूँ, मैं यूएस वापस जा रहा हूँ, पता नहीं अंदर से ऐसा क्या होता है कि अपने आप ही मैं कृष्ण के बारे में लिखना शुरू कर देता हूँ और 5 चैप्टर फ्लो आउट हो जाते हैं। 7,000 वर्ड लिखे थे मैंने उस पूरे फ्लाइट में, और उन चैप्टर्स में श्री कृष्ण के बारे में और लिखा गया है। उसमें मैंने ये लिखा है, उनकी फ़िलॉसफी लिखी कि क्या ये सब भाग्य है, क्या ये सब कर्म है। मैंने गीता से उठाया, मैंने अपने लाइफ में कृष्ण से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स है उनकी फ़िलॉसफी उठाई है। एंड मेन ये था कि स्टोरी बहुत डार्क है, स्टोरी कलयुग है, घोर कलयुग के बारे में। महाभारत में श्री कृष्ण ने बहुत झेला है, रामायण में श्री राम ने बहुत झेला है, लेकिन वो त्रेता युग द्वापर युग की कहानी थी, ये कलयुग की कहानी है, इनएविटेबली बहुत डार्क होगी। डार्क है हाँ। अब अचानक से क्या होता है कि कृष्ण जैसे फिगर आते हैं, वो अपनी लीला चला रहे हैं, वो अपने वृंदावन से टाइम ट्रैवल करा के किसी को द्वारका नगरी में ले जा रहे हैं, टाइम ट्रैवल करा के महाभारत का युद्ध का मैदान दिखा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं। तो मेरे लिए वो बहुत बड़े मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं जो मैंने लिखे हैं। एंड पहले मुझे लग रहा था मेरा डिसीजन है कि मैंने उनको लिखा है, लेकिन उनकी सारी लीला है, उनको जहाँ आना था वो आ गए और वो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ही बन गए। अब प्लॉट ही ऐसा बन रहा है कि ये सारी उन्हीं की लीला है, जो कहानी चल रही है, मेरी भी जो कहानी चल रही है बुक के अंदर, वो उन्हीं की वजह से चल रही है। तो कहानी कुछ ऐसी बनती जा रही है अपने आप। एक वॉरियर का बताओ, कोई ना कोई वॉरियर भी तो लिया होगा, अपने फेमस वॉरियर बताओ कोई। मेरे 2 वॉरियर्स मैंने लिए हैं, एक का कैमियो सीन है जो अश्वत्थामा है और दूसरे हैं परशुराम जी, और उनका कैरेक्टर लिखने में मुझे सही में बहुत मज़ा आया। और वही सबसे ज़्यादा आई गेस कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट रहा है कि अगर किसी ने क्रिटिसाइज़ किया बुक को कि अच्छा इसको आपने गलत तरीके से अप्रोच किया, तो वो परशुराम जी के कैरेक्टर की वजह से किया है। दोनों में से एक बेस्ट कैरेक्टर के बारे में जानना है मुझे। तो मैं परशुराम जी के बारे में बताओ आप। तो अब वो एक हिडन काइंड ऑफ लाइफ जी रहे हैं, चिरंजीवी हैं, वो जीवित हैं अभी भी, मेरी कहानी के भी अनुसार और पुराणों के भी अनुसार। तो उनका नाम वीरा राम रखा गया है। तो अब क्या होता है कि श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि धर्म हर युग में बदलता रहेगा, सही गलत हर बार बदलता रहेगा, धर्म अधर्म बदलता रहेगा, उसका मीनिंग जो है वो बदलता रहेगा। अब जो परशुराम जी है, उन्होंने बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था, जेनोसाइड बोलते हैं जिसको आज के टर्म्स में। अब धर्म जहाँ इवॉल्व हो रहा है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि राइट और रॉन्ग का मीनिंग चेंज होगा, शायद से उस टाइम पे जस्टिफाइड था, अब शायद से नहीं है। लेकिन उस टाइम की तो बात उस टाइम की, उन्होंने किया उस टाइम पे था, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग महाभारत भी एक जस्टिफाइड है, उन्होंने जो किया वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो मुझे लगती है किसी भी इमॉर्टल बीइंग की, कि अगर आपने कुछ, अब अगर हम अपनी भी बात करें, अगर मैंने 5 साल पहले कुछ गलती करी हो या कुछ मैंने सही काम किया हो जिसको मैं एनालाइज करूँ, यार वो शायद से मैंने वैसे थोड़ी गलती कर दी थी, थोड़ा ये वो, एक रिग्रेट गिल्ट थोड़ा सा 1% तो रह ही जाता है। अब धर्म बदलता जा रहा है, आपका इंटेलेक्ट बदलता जा रहा है, परशुराम जी का भी इंटेलेक्ट बदलता जा रहा है, वो भी विद टाइम अपना माइंड को ब्रॉडन कर रहे हैं। अब वो गिल्ट रहा है और वो गिल्ट भी बढ़ता जा रहा है कि चलो उस टाइम तो सही था, लेकिन मैंने तो इतने सारे लोगों को मारा है। तो
उसको दिखाने की मैंने कोशिश करी है। दूसरी चीज़ दिखाने की कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं अंदर वो अपने आप को फेलियर मानते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा शायद से कहानियों में भी नहीं है। मैंने उसको ट्विस्ट देने की ये कोशिश इसलिए करी है क्योंकि कर्ण जो थे परशुराम जी ने उनको ट्रेन किया था, भीष्म जो थे परशुराम जी ने ट्रेन किया था, एक दो और वॉरियर्स थे जिनको परशुराम जी ने ट्रेन किया था, और ऑलमोस्ट सबकी या तो हार होती है या तो पराजित हो जाते हैं महाभारत के युद्ध में। तो कहीं ना कहीं उनको वो एक हार्श स्टैंस है कि क्या मुझे कर्ण को ये श्राप देना चाहिए था, क्या ये सही था, क्या मैंने ये सही किया, ये गलत किया। अच्छा जी, अब कलयुग में मुझे कल की अवतार को ट्रेनिंग देनी है, क्या मैं वैसा सेम टीचर रह सकता हूँ हार्श, या मुझे थोड़ा सा कुछ रीलर्न करना पड़ेगा, या मुझे एक डिफरेंट अप्रोच से आना पड़ेगा। तो उनका कैरेक्टर लिखने में मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत नुआंस्ड है, क्योंकि मुझे उनके दिमाग में घुसने को मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, और हो सकता है वो मेरी खुद की इमेजिनेशन ही हो, लेकिन वो एक वॉरियर का माइंडसेट जानना, और एक वॉरियर जो एक पीस लविंग टाइम्स में जी रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका मेंटल स्टेट क्या होगा, उसके बारे में लिखना बहुत मज़ा है उसमें। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ कि मैं 5 साल बाद क्या करना चाहता हूँ, या मेरा फ्यूचर ये है, मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ? व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान्स? My future, I have surrendered that to Maa Kali. Wherever she is taking me, I'll go. I'll do my hard work. I'll do my karm. What is the karm phal? I have no idea. In terms of what my plans are, वो हो सकते हैं बदल जाएंगे, कभी भी बदल सकते हैं, and I'll take that with grace. But one of my plans is to work on what I was talking about, the book based on Maa Kali, on the Devis, Kalratrix, daughter of Kali. And the main theme that I want to address is that on one hand, we put goddesses on a pedestal in society. On the other, how women are treated, especially in Bharat, that is India. तो what is the distance? Why is there such a dissonance? Why is there कि हमारे इतिहास में देवी भागवतम पुराण है, देवी महात्माया है, देवी को इतना पूछते हैं और इतना ज़्यादा देवियों पर अत्याचार हुआ है द्रौपदी के काल से, रामायण काल से। तो ऐसा क्यों है वो? Why does that distance exist? I can understand in certain traditions if women are already suppressed, if that exists, it's already in certain scriptural texts. Lekin if in our culture it's always existed कि women are given the status of goddesses, then why is that distance there? तो मुझे ऐसी बातें करने में बड़ा मज़ा आता है कि why is there that distance, कि अगर प्रकृति से ही सब चीज़ की शुरुआत हुई है, if in the early Vedic age we are praying to nature and all of a sudden we are abusing nature for everything else and now nature is no longer God for us, तो क्या हो गया कि what were we doing so right then and what happened wrong in between कि now nature in itself does not have the kind of status that it used to back thousands of years ago. Okay, any advice would you like to give to the new authors and to the new writers so that they can take something from you and they can incorporate in their own writing skills and develop their skills? Anything you want to give? I would like to say don't be a rejectionist at all, in the sense that if you want to be a bestseller, absolutely go ahead for that. If you want to earn money, go ahead for that. But if you're on the creative path, that should be the least of the concerns. That should be very secondary. That is an important aspect. But more than that, what should be focused on is the craft, is the talent. And if you are really serious about this, you can treat it two ways. You can either have it as a passion and you write once in a while and it's a hobby. But if you really, really are very serious about it and can't live without it, then be as hardworking as an MBBS student. And I say this with all confidence, that's the amount of work that needs to go in. Whether or not you're writing for that long, you need to be contemplating, you need to be meditating on these concepts, you need to be discussing them, consuming such kind of content. You need to really be integrating this into your being. There are no shortcuts. You have to read, write. Once in a while, there might be certain cases who through their networking could get published by a big brand, who become a bestseller or a one-book Oscar. That's completely fine if you want to go that route. But if you want to be a writer and not a seller, then the hard work needs to be there. Then there's no excuses, no shortcuts. Now coming down to the end part of the podcast, which is, it's a Chetan's creation and it is called Rapid Fire. It will be very interesting for you also and for the audience as well. So let's move down to the end part, and which is a creative podcast, very interesting.
फेवरेट राइटर या पोएट कौन है? शहीद भगत सिंह एंड परमहंस योगानंदा जी. ग्रेट. अगर किसी एक राइटर के साथ डिनर करने का मौका मिले तो कौन होगा वो? गौरव मोहंते एंड अभिषेक सिंह. ग्रेट. सबसे ज़्यादा लिखने का मन कब करता है, रात या सुबह? जब पहाड़ों में हूँ, रात हो या सुबह. अरे वाह. एक ऐसी किताब जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? भगवद गीता's commentary by Guru Paramahansa Yogananda ji, who's also the author of Autobiography of a Yogi. एक वर्ड जो आपके राइटिंग स्टाइल को डिस्क्राइब करता है? Paradoxical. ठीक है. अगर आप राइटर नहीं होते तो क्या होते? पता नहीं. सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है, एप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म? Honest criticism and honest appreciation, जहाँ पर भी genuine हो वहाँ पर ठीक है, क्योंकि कोई अपने अल्टीरियर मोटिव से क्रिटिसाइज़ भी कर सकता है, कोई अल्टीरियर मोटिव से आपको अप्रिशिएट भी कर सकता है. तो जहाँ पे ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, इन फैक्ट एनी राइटर, एनी रीडर आई एम मीटिंग, आई विल ऑलवेज, एंड इफ आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम, आई विल टेल देम कि भाई फाड़ दो, इन लिटरली क्रिटिसाइज मी एज मच एज यू वांट टू, दैट्स द ओनली वे आई विल ग्रो. अगर आपकी किताब पे कोई फिल्म बनेगी तो आपका लीड रोल कौन होगा? नया फेस होगा, ये मैंने बहुत टाइम से सोचा है. फॉर गौतम यादव, बिकॉज ही विल बी एन 18-year-old बॉय, इट विल हैव टू बी समबडी न्यू. वेरी न्यू. But somebody like Veeranam or Parshuram ji ka character, I would love for an Amitabh Bachchan ji to play if he's there, and if my book ever gets made into a movie, and if he's still acting at that point. Which character you want to give to Lord Ashwadama? Ashwathama, I would have to think about that. It would have to be a very buff character, and With Hiroshi? could be, but और विद्युत जामवाल? it would suit him better. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, अगर किसी एक जगह जाके लिखने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? मणिकर्णिका का घाट पे बैठना है. पर क्यों? मणिकर्णिका का घाट पे इसलिए बैठना है क्योंकि वहाँ पे मृत्यु के दर्शन हो जाते हैं. मृत्यु के दर्शन मतलब शिव के दर्शन, और जब वो मिल जाते हैं तब भोले बाबा के ही थ्रू आपको माँ काली के दर्शन हो जाते हैं. और वो तो उन्हीं की वजह से मैं तो अपने आप को काली उपासक मानता हूँ. जहाँ उनसे 1% का भी कांटेक्ट हो जाता है, वहाँ पे वही कहानियाँ लिखवाती है. मैं खुद का ही फ़ैन हो जाता हूँ. ओके ग्रेट. आप एक चीज़ बताओ, हमने इनिशियल में एक रिचुअल करा था, लॉर्ड शिवा का. हाँ जी. एंड हमने चांट करा था 3 बार. आपको कैसा लगा था वो चांट? मुझे बहुत बहुत अमेजिंग लगा था वो. एंड ये इस वजह से क्योंकि ओम जो होता है एक बहुत वाइब्रेशनल क्वालिटी होती है उसकी. मुझे नहीं पता इफ़ इट्स द साउंड ऑफ क्रिएशन या जो भी उसके अराउंड मिथॉस है, वो सब नहीं जानता मैं इतना जानता हूँ, जब भी मैं अपनी खुद की पर्सनल मेडिटेशंस में अगर एक ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, जो भी मेरे कोई भी मंत्र हैं, बहुत वाइब्रेट करता है मेरे अंदर, मेरे माइंड को पीस मिलता है. जब लोग आपस में एक साथ बोलते हैं तब मैं इसको ऐसे इमेजिन करता हूँ मेरे दिमाग में कि रेज ऑफ लाइट आपस में टकरा रही हैं और वो इन्फिनिटी बन रही हैं, और वो अपना खुद का एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट करता है, और वैसा मुझे फील हुआ. Harshit, it was wonderful having you on this show, and you have told us great stories, a lot of things about mythology. भाई बहुत कुछ बताया, मतलब spiritual journey सब कुछ बताया, कैसे लिखा. So very inspirational story you have. So the last message for us, for unprofessional, what would you like to say about the studio, about us, about our cameraman? Anything you want to share about us? Any feedback would you like to give for unprofessionals? What I would like to say is that it's been an absolute pleasure. Thank you so much for reaching out to me and for having me here. I think your name does not do justice to how you actually portray yourselves, because you have been very professional in every sense. Yet at the same time, when there has been a necessity to be unprofessional, कि बैठ के यार मैगी खा रहे हैं, इससे पहले बैठ के गप्पे मार रहे हैं, that's amazing. You're making me feel at home. You're making me open up before a podcast. That's absolutely great. And this goes out to all creators, anybody who is starting out. मैंने भी अभी अपनी journey start करी है, आपने अभी journey start करी है. कि what I love is the ethos of let's rise, let's grow together, instead of having a mentality of competition from the very start. And more than that, one thing I absolutely loved is when I'm asking you about how's it going so far, before the views, before any viral content that you're talking about how much the both of you are enjoying doing this.
That's the answer I'm looking for. So thank you so much, and wonderful having you on this show. Of course. And thanks for coming to Unprofessional, and hope to see you soon and coming episodes. Likewise. Thank you guys. Thanks for watching Unprofessional. This was Harshid Chauhan, the author of Kali Yuga and Kali Yuga 2. You will gonna see him soon on another episodes. Thank you so much for watching us. Please like, subscribe, and follow us on Instagram as well. काली युगा ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हम इंसान को अपना असली चेहरा दिखाती है। और हर्षित चौहान की ये किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि चाहे दुनिया में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो जाए, लेकिन एक लेखक की कलम हमेशा रोशनी फैलाती है। आज की ये कहानी हमारे लिए मिसाल है कि लिखना सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और हर्षित चौहान जैसे राइटर्स इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी ही और सच्चाइयों, कहानियों और जज्बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हो सकता है अगला एपिसोड आपका हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपके नज़रिए से कलयुग कैसा दिखता है। और हाँ, ऐसी ही अनहर्ड स्टोरीज के लिए अनप्रोफेशनल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ हर कहानी एक आवाज़ है जो कभी सुनी नहीं गई।